हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ विदेशी विनिमय, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को। आज की ये क्लास आपकी एक कंप्लीट क्लास होने वाली है जो इकोनॉमिक्स को लेके है, और जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स से संबंधित परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न मैं लेकर आई हूँ ये एनटीए नेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, पीजीटी इत्यादि पूर्व में भी पूछे जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न हमारे लिए आगे भी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम। यहाँ पे मुख्य रूप से हम उन प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो पूर्व में परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हमारी आज की क्लास का पहला प्रश्न है, इष्टतम प्रशुल्क का मतलब है पहला, लागू करने वाले देश के संपूर्ण निर्यात विक्रयों को अधिकाधिक करता है। दूसरा, भागीदार देश के प्रस्ताव वक्र की लोचदार सीमा के भीतर होता है। तीसरा, प्रशुल्क लगाने वाले घरेलू देश के प्रस्ताव वक्र की लोचदार सीमा के भीतर ही होता है। और चौथा है, लागू करने वाला देश इस संभावना का ध्यान रखेगा कि भागीदार देश अपने स्वयं के मापक संरक्षण में प्रतिकार करेगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीदार देश के प्रस्ताव वक्र की लोचदार सीमा के भीतर होता है। इष्टतम प्रशुल्क वह प्रशुल्क है जो देश को उस व्यापार उदासीनता वक्र पर ले जाए जो दूसरे देश के प्रस्ताव वक्र को स्पर्श करता है। प्रोफेसर सोड स्टर्न के अनुसार उन्होंने बताया कि अन्य कोई देश मुक्त व्यापार की स्थिति में हो तो वह सही प्रशुल्क लगाकर हमेशा अपने कल्याण में सुधार कर सकता है, अर्थात जो प्रशुल्क देश के कल्याण को अधिकतम बनाए इष्टतम प्रशुल्क कहलाता है। इष्टतम प्रशुल्क के स्तर पर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां प्रशुल्क लगाने वाले देश का व्यापार उदासीनता वक्र एक दूसरे के वक्र को स्पर्श करता है। प्रश्न नंबर 2 है, अनुकूलतम प्रशुल्क वह है, ऑप्शन नंबर पहला है, शुल्क से होने वाले लाभ को अधिकतम करे। शुल्क से होने वाली हानि को न्यूनतम करे। तीसरा, शुल्क से होने वाले लाभ और हानि। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि अनुकूलतम शुल्क वह शुल्क है जो शुल्क होने से होने वाले लाभ को अधिकतम करे। प्रोफेसर किंडल वर्जर ने इष्टतम प्रशुल्क की दर को मापने का सूत्र विकसित किया। उन्होंने बताया कि टी एफ बराबर 1/E-1, जहाँ पे टी एफ मतलब इष्टतम प्रशुल्क है, ई जो है वो दूसरे देश के प्रस्ताव वक्र की बिंदु लोच बताता है कि इसकी बिंदु लोच किस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 3 है, किस देश में विश्व की प्रमुख मुद्राओं ने एक दूसरे के विरुद्ध फ्लॉट करना प्रारंभ किया? पहला 1947 में, दूसरा 1971 में, तीसरा 1973 में और चौथा 1975 में। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 में। वर्ष 1973 में विश्व की प्रमुख मुद्राओं ने एक दूसरे के विरुद्ध फ्लॉट करना प्रारंभ किया। 1973 में नियत मुद्रा व्यवस्था का परित्याग कर दिया तथा उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था को अपनाने की घोषणा की गई। इसके बाद आईएमएफ द्वारा सदस्य देशों को नियत मतलब फिक्स या उत्प्लावित, जिसे फ्लोटिंग मुद्रा व्यवस्थाओं में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता दी गई। तब से अधिकतर देशों द्वारा उत्प्लाविंग यानी कि फ्लोटिंग मुद्रा व्यवस्था को ही अपनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, टोबिन टैक्स एक कर है। पहला, निर्यात सौदों पर, दूसरा आयात व्यय पर, तीसरा विदेशी विनिमय सौदों पर और चौथा विक्रय सौदों पर। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विदेशी विनिमय सौदों पर। टोबिन ने 1971 में स्थिर विनिमय दर प्रणाली के समाप्त होने के बाद विदेशी विनिमय दर में तीव्र उच्चावचनों पर
अंकुश लगाने के लिए मुद्रा के किसी दूसरी मुद्रा में बदलते समय एक अल्प दर से करारोपण की सिफारिश की, जिसे टोबिन टैक्स के नाम से जाना जाता है। प्रभावी रूप से यह टैक्स अंतर्राष्ट्रीय पूंजी व्यवहारों, मुख्य रूप से पूंजी के अंतर प्रभाव पर लगाता है। इसका उद्देश्य राजस्व प्राप्ति नहीं, बल्कि विदेशी विनिमय में अवैध व्यापार को तथा पूंजी के अत्यधिक अंतर प्रभाव को हतोत्साहित करना है। प्रश्न नंबर 5 है, गुस्टाव कैसल द्वारा विकसित विनिमय दर का निर्धारण सिद्धांत है। पहला टकसाल समता सिद्धांत, दूसरा क्रय शक्ति समता सिद्धांत, तीसरा भुगतान शेष सिद्धांत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। गुस्टाव कैसल के द्वारा विकसित विनिमय दर निर्धारण का क्रय शक्ति समता सिद्धांत, क्रय शक्ति सिद्धांत हमें बताता है कि विनिमय दर विभिन्न राष्ट्रीय मौद्रिक इकाइयों की आंतरिक क्रय शक्तियों के बीच संबंध को प्रदर्शित करती है। प्रश्न नंबर 6वां है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहला क्राउथर ने, दूसरा गुस्ताव कैसल ने, तीसरा GDH कोल ने और चौथा होम ने। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुस्ताव कैसल ने। अपरिवर्ती कागज करेंसी वाले देशों के बीच विनिमय दर निर्धारण करने के लिए जी कैसल ने 1920 में क्रय शक्ति समता सिद्धांत विकसित किया था। यह सिद्धांत कहता है कि दो अपरिवर्ती कागज करेंसियों के बीच विनिमय दर उनकी क्रय शक्तियों की समता निर्धारित करती है। प्रश्न नंबर 7वां है, उदारीकरण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनशील बनाया? पहला व्यापार खाता, दूसरा पूंजी खाता, तीसरा खाता और चौथा विश्व बैंक खाता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यापार खाता। मुद्रा की परिवर्तनीयता से तात्पर्य एक ऐसी मुद्रा प्रणाली से है जिसके अंतर्गत एक देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है। उदारीकरण के दौरान 1991 से 92 में भारत सरकार ने एक दोहरी विनिमय दर प्रणाली को अपनाया, जिसके तहत विनिमय को अपनाया गया जो मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा तय होती है, जिसमें बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है। दोहरी विनिमय दर प्रणाली के कोषों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने व्यापार खाते पर रुपए की अधिक परिवर्तनीयता की घोषणा की। पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के लिए RBI द्वारा SS आमतौर की निश्चित दशाओं की पूर्ति पर क्रमिक रूप ढंग से किया। 20 मार्च 2006 को RBI ने पुनः दूसरी बार तारापुर समिति का गठन किया, जो उदारीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 8 है, दो मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति का अनुपात कहलाता है। पहला तुलनात्मक लागत सिद्धांत, दूसरा भुगतान संतुलन सिद्धांत, तीसरा निरपेक्ष लागत सिद्धांत और चौथा क्रय शक्ति समता सिद्धांत। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। दो मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति का अनुपात क्रय शक्ति समता कहलाता है। क्रय शक्ति समता एक नव आर्थिक सिद्धांत है जो बताता है कि दोनों देशों के बीच विनिमय दर मुद्राओं की संबंधित क्रय शक्ति के अनुपात के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 9 है, जिस दर पर देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में रूपांतरित होती है कहलाती है। पहला अवमूल्यन, दूसरा विनिमय दर, तीसरा विदेशी विनिमय दर और चौथा विदेशी तरलता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, विदेशी विनिमय दर। वह दर जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में रूपांतरित होती है विदेशी विनिमय दर कहलाती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट।
अर्थात विदेशी विनिमय दर उस दर को कहते हैं जिस पर किसी देश की करेंसी की एक इकाई के बदले दूसरे देश की जितनी इकाई मिल सकती है। प्रश्न नंबर 10 है, विदेशी विनिमय की भौतिक सुपुर्दगी किस मामले में होनी चाहिए? पहला, चालू बाजार में, दूसरा स्पॉट बाजार में, तीसरा पूंजी बाजार में और चौथा वायदा बाजार में। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्पॉट बाजार में। स्पॉट बाजार में वस्तुओं का वर्तमान कीमत पर व्यापार तय होता है, लेकिन इसकी भौतिक सुपुर्दगी बाद में की जाती है, जैसे कच्चा तेल। प्रश्न नंबर 11 है, जो वक्र संकल्पना के अनुसार अवमूल्यन सहायक होता है? पहला, अल्पकाल में तथा दीर्घकाल में, दूसरा केवल अल्पकाल में, तीसरा केवल दीर्घकाल में, चौथा केवल विकसित देशों के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल दीर्घकाल में। अवमूल्यन का घरेलू कीमतों तथा निर्यातों और आयातों की मांग पर प्रभाव के फलस्वरूप उपभोक्ताओं और उत्पादकों को निर्यातों तथा मांग के प्रभाव के फलस्वरूप उपभोक्ताओं और निर्यातकों को अपने आप को नई स्थिति के साथ समायोजित होने में समय लगेगा। निर्यातों तथा आयातों के लिए मांग की अल्पकालीन लोचें कम होती हैं और वे मार्शल लर्नर शर्त को संतुलित नहीं करती हैं। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो बिंदु होता है ये हमारा टी बिंदु होता है। यहाँ T1 और T2। यहाँ पे ये बता रहा है कि किस तरीके से हम आयात और निर्यात कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटाया जा रहा है। तो अल्पकालीन कीमत लोचें कम होती हैं और वे मार्शल लर्नर शर्त को संतुलित नहीं करती हैं। इसलिए प्रारंभ में अवमूल्यन अल्पकाल में भुगतान शेष को अधिक बिगाड़ता है तथा दीर्घकाल में सुधारता है। प्रश्न नंबर 12 है, विनिमय दर विभिन्न क्षेत्रों देशों के मध्य समान होने को अभिमुख होती है, इसका क्या कारण होता है? पहला, अंतरपरण, दूसरा हेजिंग, तीसरा सट्टा और चौथा बीमा सुरक्षा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्बिट्रेज या अंतरपरण। एक या अधिक बाजारों में जब वस्तु अथवा मुद्रा भिन्न भिन्न कीमतों पर क्रय अथवा विक्रय की जाती है तब यह प्रक्रिया आर्बिट्रेज कहलाती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य विभिन्न बाजारों में प्रचलित कीमतों के अंतर का लाभ उठाना होता है। प्रश्न नंबर 13 है, किस आधार पर संरक्षण शुल्क लगाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, पहला उद्देश्य के आधार पर, दूसरा देशानुसार विभेद के आधार पर, तीसरा प्रतिशोध के आधार पर और चौथा पसंदगी के आधार पर। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य के आधार पर किसी भी देश पर संरक्षण शुल्क लगाए जाते हैं। संरक्षण शुल्क होते क्या हैं? संरक्षण शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाना होता है। इसके अंतर्गत आयातों पर शुल्क व घरेलू उद्योगों को सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके पक्ष में सर्वाधिक प्रबल मत शिशु उद्योग तर्क है, जिसे हैमिल्टन ने प्रस्तुत किया था तथा फ्रेडरिक लिस्ट ने 1885 में इसे लोकप्रिय बनाया था। प्रश्न नंबर 14 है, लचीली विनिमय दर का विचार आधारित है, पहला मांग के सिद्धांत पर, दूसरा पूर्ति के सिद्धांत पर, तीसरा मांग तथा पूर्ति सिद्धांत दोनों पर और चौथा ना तो मांग सिद्धांत पर और ना ही पूर्ति सिद्धांत पर। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांग तथा पूर्ति सिद्धांत दोनों पर। लचीली विनिमय दर, जिसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी कहते हैं,
का विचार बाजार की मांग एवं पूर्ति के सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात इसका निर्धारण बाजार की शक्तियाँ करती हैं। इसमें मौद्रिक अधिकारी द्वारा विनिमय दर को प्रभावित करने हेतु हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। यदि किसी करेंसी की आपूर्ति मांग से अधिक है तो विनिमय दर गिर जाएगी, तथा इसके विपरीत यदि करेंसी की मांग पूर्ति से अधिक है तो उसकी विनिमय दर बढ़ेगी। प्रश्न नंबर 15 है, परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? पहला, राष्ट्रीय मौद्रिक अधिकार। दूसरा, स्वर्ण का मूल्य। तीसरा, विदेशी विनिमय बाजार में मांग तथा पूर्ति की शक्तियाँ। और चौथा, विनिमय अंतरप्रण के सौदे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है कि परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में मांग तथा पूर्तियों की शक्तियों के दौरान होता है। प्रश्न नंबर 16 है, विनिमय नियंत्रण का प्रत्यक्ष तरीका है। पहला, सरकारी हस्तक्षेप। दूसरा, विनिमय प्रतिबंध। तीसरा, बहु विनिमय दरें। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष विनिमय नियंत्रण से आशय उन उपायों से है जो विदेशी विनिमय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने हेतु अपनाए जाते हैं। विनिमय नियंत्रण के प्रत्यक्ष तरीके हैं सरकारी हस्तक्षेप, विनिमय प्रतिबंध, बहु विनिमय दरें और भुगतान समझौते आदि। प्रश्न नंबर 17 है, टटकर के आरोपण से उत्पादन तथा उपभोग हानि को संयुक्त रूप से कहते हैं। पहला, आपूर्ति क्षति। दूसरा, राजस्व हानि। तीसरा, भुगतान संतुलन घाटा। और चौथा, व्यापार शर्त हानि। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्व हानि। टटकर के करारोपण से उत्पादन तथा उपभोग हानि को संयुक्त रूप से आपूर्ति एक मिनट, यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आपूर्ति क्षति। टटकर के करारोपण से उत्पादन तथा उपभोग हानि के संयुक्त रूप से आपूर्ति क्षति, जिसे डेड वेट लॉस भी कहते हैं। जैसे क्योंकि ये हम डेड वेट लॉस की एक रेखा बना रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस रहता है, थोड़ा पास में हो गया है वो। ठीक, इस रेखा को हम और यहाँ तक बना लेते हैं। तो एक मिनट, ये अब हमारा सही बन रहा है। इस तरीके से ये बनता है। ये हमारी पूर्ति वक्र होता है और ये जो बिंदु यहाँ पे मिल रहे हैं ये हमारा डेड वेट लॉस वाला बिंदु होता है। यहाँ पे कीमत दी होती है और यहाँ पे मात्रा। प्रश्न नंबर 18 है, टटकर जो व्यापार शर्त सुलभ तथा मृत भार डेड वेट जिसे कहा जाता है हानि के बीच अंतर को अधिकतम करता है कहलाता है। पहला, प्रतिकारी टटकर। दूसरा, अनुकूलतम टटकर। तीसरा, समझबावी टटकर। और चौथा, दुई कॉलम टटकर। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टटकर जो व्यापार शर्त सुलभ जैसे टर्म ऑफ ट्रेड गेन तथा मृत भार हानि डेड वेट लॉस के बीच अंतर को अधिकतम करता है अनुकूलतम टटकर या ऑप्टिमम टैरिफ कहलाता है। प्रश्न नंबर 19 है, मुद्रा विनिमय के टकसाल समता सिद्धांत का
तात्पर्य के तंत्र से है। पहला नियत विनिमय दरों, दूसरा लचीली विनिमय दरों, तीसरा अस्थिर विनिमय दरों और चौथा प्रतिबंधित लचीलापन। यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नियत विनिमय दरों। मुद्रा विनिमय के टकसाल समता सिद्धांत का तात्पर्य नियत विनिमय दरों से है। इसके अनुसार जब किन्हीं दो देशों में मुद्राएं धात्विक मानक, सोना या चांदी हम कुछ भी ले सकते हैं, पर आधारित हों तो उनके मध्य विनिमय दर दोनों देशों की मुद्राओं में टकसाल समता के अनुपात में निर्धारित होगी। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन किया गया। पहला 1948 में, दूसरा 1949 में, तीसरा 1950 में और चौथा 1951 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 1949 में। जब अपनी मुद्रा का वह मूल्य घटा दिया जाए जबकि आंतरिक मूल्य वही रहे तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। भारत में 3 बार अवमूल्यन किया गया है, जिसमें प्रथम बार अवमूल्यन जो है वो 1949 में किया गया था। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय रुपये का द्वितीय बार मूल्यांकन कब हुआ? ऑप्शन है पहला 1991 में, दूसरा 1998 में, तीसरा 1966 में और चौथा 1974 में। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1966 में। अभी हमने पढ़ा था कि प्रथम बार अवमूल्यन जो है वो 1949 में हुआ है, तो द्वितीय हमारा जो है वो 1966 में हुआ है। और चूंकि अभी हमने बात की थी कि भारत में कुल 3 बार जो है वो रुपए का अवमूल्यन हुआ है, तो तीसरी बार 1991 में हुआ है। तो हमें ये 3 सन याद रखने हैं। प्रथम बार 1949, द्वितीय बार 1966 और तृतीय बार 1991 में भारतीय रुपए का अवमूल्यन हुआ है। प्रश्न नंबर 22 है, यदि विदेशी प्रस्ताव वक्र में एक लोच है तो इष्टतम प्राशुल्क होगा। पहला इकाई, दूसरा अनंत, तीसरा शून्य और चौथा ऋण 1। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनंत। यदि विदेशी प्रस्ताव वक्र में एक लोच है तो इष्टतम प्राशुल्क अनंत होगा। जो प्राशुल्क देश के कल्याण को अधिकतम बनाए इष्टतम प्राशुल्क कहलाता है। प्रायः प्राशुल्क लगाने वाले देश के व्यापार में सुधार होता है। प्राशुल्क लगाने के बाद व्यापार की शर्तों में सुधार करने के लिए दूसरे देश के प्रस्ताव वक्र पूर्णतः लोचदार हो जाते हैं। तो प्राशुल्क के बाद व्यापार मात्रा में संकुचन होगा और व्यापार शर्त में बिल्कुल सुधार नहीं होता। ऐसी दशा में शून्य प्राशुल्क वांछनीय है। अगर हम बात करें कि ये किस तरीके से होते हैं तो एक बार हम इनको देख लेते हैं। जहाँ पर ई बराबर 1 होता है तो इष्टतम प्राशुल्क अनंत होता है। एक मिनट, ठीक इस तरीके से साइन होता है तो ये अनंत होता है। चलिए प्रश्न नंबर 23 है, मुक्त विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत किसी राष्ट्र के भुगतान संतुलन खाते में कमी निम्न द्वारा स्वतः ही पूरी हो जाती है। पहला उसकी मुद्रा के मूल्यह्रास से, दूसरा उसकी मुद्रा के मूल्य वृद्धि से, तीसरा घरेलू मुद्रा स्फीति से और चौथा अपस्फीति और राष्ट्रीय आय में वृद्धि से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, उसकी मुद्रा के मूल्य ह्रास से। किसी राष्ट्र के भुगतान संतुलन खाते में कमी का अर्थ है कि विदेशी मुद्रा की दी गई विनिमय दर में कुछ कमी, जैसे आपूर्ति की गई मात्रा से ज़्यादा की मांग। यदि विनिमय दर स्वतंत्र रूप से लचीला या अस्थिर है तो विनिमय दर तब तक बढ़ेंगे जब तक कि विदेशी मुद्रा की मात्रा मांग की पूर्ति मात्रा के बराबर होती है और घाटा पूर्णतः दूर हो जाता है। विनिमय दर में वृद्धि का अर्थ है
कि घरेलू मुद्रा का सापेक्ष मूल्य गिर रहा है या अवमूल्यन हो रहा है। इसके ठीक विपरीत तब घटित होता है जब अधिशेष हो और राष्ट्रीय मुद्रा का सापेक्ष मूल्य बढ़ता है। प्रश्न नंबर 24 है, प्राशुल्क के अधिरोपण से निम्नलिखित में से क्या होगा? पहला, व्यापार शर्तों में ह्रास होगा। दूसरा, व्यापार शर्तों में सुधार होगा। तीसरा, व्यापार शर्तों में कोई सुधार नहीं होगा। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा कि व्यापार शर्तों में सुधार होगा। किसी राष्ट्र के भुगतान संतुलन खाते में कमी का अर्थ है कि विदेशी मुद्रा की दी गई विनिमय दर में कुछ कमी आई है। यदि विनिमय दर स्वतंत्र रूप से लचीला या अस्थिर है तो विनिमय दर तब तक बढ़ेंगे जब तक कि विदेशी मुद्रा एक मिनट, ये हमारा क्या है, प्राशुल्क के अधिरोपण में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो यहाँ पे व्यापार शर्तों में ह्रास हो रहा है। तो एक बड़े राष्ट्र द्वारा प्राशुल्क का अधिरोपण व्यापार की शर्तों को बेहतर बनाता है, व्यापार के परिमाण को कम कर देता है और राष्ट्र के कल्याण को बेहतर भी बना सकता है। चूँकि राष्ट्र की स्थिति में बेहतरी व्यापार के साझेदार के खर्च पर आती है, इसलिए व्यापार साझेदार प्रतिकार करता है और अंत में दोनों देश घाटे में चले जाते हैं। इन प्रभावों को ऑफर कर्व की सहायता से अच्छी तरह से विश्लेषित भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, स्थिर विनिमय दर व्यवस्था के मामले में भुगतान संतुलन किसके जरिए होता है? पहला, कीमत स्तर में परिवर्तन। दूसरा, विनिमय दर में परिवर्तन। तीसरा, ब्याज की दर में परिवर्तन। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कीमत स्तर में परिवर्तन। स्थिर विनिमय दर व्यवस्था के मामले में भुगतान संतुलन कीमत स्तर में परिवर्तन के जरिए होता है। स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत सभी विनिमय लेन देन उस विनिमय दर पर होते हैं जिसे मौद्रिक अधिकारी निर्धारित करता है। ये अधिकारी कानून बनाकर अथवा करेंसी बाजारों में हस्तक्षेप करके विनिमय दर निश्चित कर सकते हैं। मौद्रिक अधिकारी विदेशी करेंसी रिजर्व अपने पास रखता है ताकि मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर सके जब स्थिर दर पर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर ना हो। प्रश्न नंबर 26 है, डंपिंग की लागत आधारित परिभाषा के अनुसार डंपिंग उस समय की जाती है जब फर्म का विदेश में निम्नलिखित में से कम कीमत पर बेचती है। यहाँ पे हमारे ऑप्शन हैं, पहला, औसत कुल लागत। दूसरा, औसत परिवर्ती लागत। तीसरा, सीमांत लागत। और चौथा, औसत स्थिर लागत। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, औसत कुल लागत। डंपिंग की लागत आधारित परिभाषा के अनुसार डंपिंग उस समय की जाती है जब फर्म उत्पाद को विदेश में औसत लागत से कम कीमत पर बेचती है। डंपिंग एक अंतर्राष्ट्रीय कीमत विभेद होता है जिसमें निर्यातक फर्म विदेशी मार्केट में अपनी वस्तु को कम कीमत पर बेचती है और घरेलू मार्केट में अधिक कीमत पर। विभेदात्मक एकाधिकार की तरह ही राशि पतन के अंतर्गत कीमत निर्धारण होती है। दोनों में अंतर केवल यह होता है कि विभेदात्मक एकाधिकार में दोनों मार्केट घरेलू होते हैं जबकि राशि पतन में एक घरेलू और दूसरी विदेशी। डंपिंग में एकाधिकारी घरेलू मार्केट में अधिक कीमत पर वस्तु बेचता है और विदेशी मार्केट में कम कीमत पर। प्रश्न नंबर 27 है, देश के द्वारा आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध किस ओर प्रवृत्त करते हैं? पहला, आयातित उत्पादों के लिए मांग में ह्रास। दूसरा, आयातित उत्पादों के लिए मांग में वृद्धि। तीसरा, आयातित उत्पादों की आपूर्ति में वृद्धि। और चौथा, आयातित उत्पादों की आपूर्ति में ह्रास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, आयातित उत्पादों की आपूर्ति में ह्रास। देश के द्वारा आयात पर
परिमाणात्मक प्रतिबंध आयातित उत्पादों की आपूर्ति में ह्रास करता है। आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध के अंतर्गत प्रायः एक वर्ष के दौरान मूल्य अथवा परिमाण में एक वस्तु की स्थिर मात्रा को देश के अंदर आयात करने की आज्ञा दी जाती है। प्रश्न नंबर 28 है, नवीन उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की नीति का आधार है। पहला, मुक्त व्यापार, ये भगवान जाने। ऑप्शन था पहला मुक्त व्यापार, दूसरा निर्माण संचालन हस्तांतरण, तीसरा विशेष आर्थिक क्षेत्र और चौथा शिशु उद्योग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, शिशु उद्योग। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1998 में हुई थी। 24 जुलाई 1991 को सरकार ने औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तनों की घोषणा की। सरकार के नवीन उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की नीति का आधार शिशु उद्योग तर्क होता है। प्रश्न नंबर 29 है, चुंगी संघ का संबंध निम्न में से है। पहला, द्वितीय क्षेत्र सिद्धांत, दूसरा व्यापार सृजन प्रभाव, तीसरा आर्थिक एकीकरण और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण उस निर्णय अथवा प्रक्रिया को व्यक्त करता है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक देश वर्तमान राष्ट्रीय सीमाओं की बाधाओं और विभेदों को समाप्त करके मिल जाते हैं। और आपस में एक बड़ा प्रदेश बना लेते हैं। कस्टम यूनियन, मुक्त व्यापार क्षेत्र आदि एकीकरण के प्रकार हैं। कस्टम यूनियन में भाग लेने वाले देश बाहर की दुनिया से आयात पर एक साझा वाह प्राशुल्क और वाणिज्य नीति अपनाते हैं और आपस के सभी प्राशुल्क तथा व्यापार प्रतिबंध समाप्त कर देते हैं तथा व्यापार शुल्क में चुंगी से संघ के सदस्य देशों के मध्य व्यापार में विस्तार करते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय लेन देन में पेशबंदी का उद्देश्य क्या है? पहला, विदेशी विनिमय में जोखिम वहन करना, दूसरा विदेशी विनिमय में जोखिम को सुरक्षित करना, तीसरा विदेशी विनिमय में सट्टेबाजी, चौथा विदेशी विनिमय में अंतरप्रण क्रियाएं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विदेशी विनिमय में जोखिम को सुरक्षित करना। अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय लेन देन में पेशबंदी का उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो विदेशी विनिमय में जोखिम को सुरक्षित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 31 है, सीमा संघ के व्यापार प्रत्यावर्तन प्रभाव जिसे ट्रेड डाइवर्सन इफेक्ट कहते हैं का प्रदर्शन किया जाता है। पहला, जे बाइनर ने, दूसरा बी ओहलिन ने, तीसरा जे कूपमैन ने और चौथा आर मंडेल ने। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे बाइनर ने। सीमा संघ के व्यापार प्रत्यावर्तन प्रभाव तथा व्यापार निर्माण प्रभाव का प्रतिपादन जैकब बाइनर ने किया। कस्टम यूनियन का सिद्धांत व्यापार निर्माण तथा व्यापार विचलन के रूप में उत्पादन, उपभोग तथा व्यापार पर कस्टम यूनियन के प्रभावों का विश्लेषण करता है। व्यापार विचलन तब होता है जब साथी देश पर से प्रशुल्क हटा लेने पर घरेलू देश निम्नतर लागत वाले बाकी दुनिया की बजाय अधिक लागत वाले साथी देश से वस्तु को आयात करता है। व्यापार निर्माण तब होता है जब घरेलू देश के उच्चतम लागत घरेलू वस्तु के उपभोग की जगह साथी देश की निरंतर वस्तु का स्थानापन्न करती है। प्रश्न नंबर 32 है, संरक्षण की आवश्यकता होती है। पहला, निर्यात प्रोत्साहन में, दूसरा आयात प्रतिस्थापन तथा औद्योगिकरण में,
तीसरा व्यापार उदारीकरण में और चौथा वैश्वीकरण में। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयात प्रतिस्थापन तथा औद्योगिकरण में। संरक्षण की आवश्यकता आयात प्रतिस्थापन तथा औद्योगिकरण में होती है। संरक्षण का तात्पर्य घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाना है। इसका उद्देश्य यह होता है कि कम कीमत की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाकर ऊंची कीमत की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योगों को बचाया जा सके तथा घरेलू उद्योगों को सहायकी, जिसे हम सब्सिडी या अभिदान दिए जाएं ताकि वे सस्ती विदेशी मुद्राओं से प्रतियोगिता कर सकें। प्रश्न नंबर 33 है, किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ? पहला 1992, दूसरा 2000, तीसरा 2002 और चौथा 2003। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 2000। 1 जून सन 2000 को विदेशी विनिमय प्रबंधन ये सबसे पहले पारित हुआ था 1999 में। तो विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 में पारित हुआ और 1 जून सन 2000 से प्रभावी हुआ। फेमा का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा भुगतान को अधिक सुगम, विदेशी विनिमय बाजार को कायम रखने तथा व्यवस्थित विकास में मदद करना है। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से कौन संरक्षणवादी व्यापार नीति का मजबूती से समर्थन करते हैं? पहला एफ लिफ्ट और ए हैमिल्टन, दूसरा एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो, तीसरा जे.एस. मिल और पी क्रूगमैन और चौथा ए हैमिल्टन और जे.एस. मिल। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ लिस्ट और एच हैमिल्टन। फ्रेडरिक लिस्ट एवं हैमिल्टन संरक्षणवादी व्यापार नीति का समर्थन करते हैं। संरक्षण से तात्पर्य उस नीति से है जिसके अंतर्गत घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से बचाया जाता है। इसमें कम कीमत वाली वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है ताकि ऊंची कीमत वाली वस्तुओं का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योगों को बचाया जा सके। प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से कौन भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित करता है? पहला अमेरिकी डॉलर, दूसरा पौंड स्टीलन, तीसरा एसडीआर, चौथा भारत के बड़े व्यापारी भागीदारों के करेंसी समूह द्वारा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के बड़े व्यापारिक भागीदारों के करेंसी समूह द्वारा। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी विनिमय बाजार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? पहला क्रय शक्ति के हस्तांतरण के कार्य को प्रभावित करना, दूसरा विदेशी व्यापार को साख प्रदान करना, तीसरा विदेशी विनिमय की जोखिम उठाने का कार्य करना और चौथा आपसी समझौते का कार्य करना। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी व्यापार को साख प्रदान करना। विदेशी विनिमय बाजार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य की अगर हम बात करते हैं तो वो एक ही है कि विदेशी व्यापार को साख प्रदान करना। प्रश्न नंबर 37 है, विदेशी विनिमय दर का अवमूल्यन भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जबकि विनिमय दर के अधिमूल्यन तथा भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव होगा यदि देश के निर्यातों आयातों की मांग की लोच इकाई से अधिक हो। यह कथन किसका है? पहला हेवलर ओहलिन का, दूसरा एडम स्मिथ और मिल का, तीसरा मार्शल और लर्नर का और चौथा सैमुअल्सन का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मार्शल और लर्नर का। मार्शल और लर्नर का कथन है कि
विदेशी विनिमय दर का अवमूल्यन भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जबकि विनिमय दर के अधिमूल्यन का भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव होगा यदि देश के निर्यातों और आयातों की मांग की लोच एक से अधिक हो। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा उपकरण विनिमय नियंत्रण हेतु काम आता है? पहला, विनिमय उद्बंधन, दूसरा अवरुद्ध खाते, तीसरा बहुमुखी विनिमय दरें और चौथा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि विनिमय नियंत्रण हेतु सभी चीज़ें काम आती हैं। पहला, विनिमय उद्बंधन भी आता है, अवरुद्ध खाते भी आते हैं और बहुमुखी विनिमय दरें भी विनिमय को नियंत्रित करने में उपयोगी होती हैं। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नीति उपाय आयात की भौतिक जायगा की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है? पहला, कोटा, दूसरा अनुदान, तीसरा प्राशुल्क और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोटा। आयात कोटा के अंतर्गत प्रायः एक वर्ष के दौरान मूल्य अथवा परिमाण में एक वस्तु की स्थिर मात्रा को देश के अंदर आयात करने की आज्ञा दी जाती है, अर्थात आयातकर्ताओं द्वारा एक विशेष वस्तु के आयात को खरीदने के लिए सरकार उन्हें सीमित मात्रा में विदेशी विनिमय प्रदान करके आयात के मूल्य को सीमित कर देती है। प्रश्न नंबर 40 है, विनिमय नियंत्रण प्रणाली की विशेषताएं हैं। पहला, इसमें विदेशी विनिमय मार्केट पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। दूसरा, केंद्रीय बैंक सरकारी विनिमय दर निश्चित करता है। तीसरा, आयातों को दी जाने वाली करेंसी का नियमन होता है और चौथा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। विनिमय नियंत्रण की 7 विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो पहली होती है कि विदेशी विनिमय बाजार पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। दूसरा, विदेशी विनिमय दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। और तीसरा, देश में आयातों पर नियंत्रण भी रखा जाता है। चौथा ही अगर हम बात करें तो निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। और पांचवा, विदेशी विनिमय का कार्य सरकार द्वारा नियुक्त बैंक या लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति ही कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, शिशु उद्योग का तर्क किसके पक्ष में है? पहला, स्वतंत्र व्यापार, दूसरा, संरक्षण, तीसरा, खाद्यान्नों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना और चौथा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संरक्षण। संरक्षण के पक्ष में अलेक्जेंडर हैमिल्टन तथा फ्रेडरिक लिस्ट ने तर्क दिया, जो इस मान्यता पर आधारित है कि यदि उद्योगों को उनकी प्रारंभिक अवस्था में स्थापित विदेशी उत्पादकों से नहीं बचाया जाता तो वे तुलनात्मक लाभ उठाने के लिए विकास नहीं कर सकेंगे। तो इस बात का भी हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है। प्रश्न नंबर 42 है, देश की मुद्रा के मूल्यह्रास का अर्थ है। पहला, घरेलू तथा विदेशी दोनों मुद्राओं का सस्ती हो जाना। दूसरा, घरेलू मुद्रा का सस्ती हो जाना। तीसरा, विदेशी मुद्रा का सस्ती हो जाना और चौथा, घरेलू मुद्रा का महंगा हो जाना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि घरेलू मुद्रा का सस्ती हो जाना। स्वतंत्र विनिमय बाजार में जब विदेशों में एक देश की मुद्रा की मांग व पूर्ति में परिवर्तनों के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में मूल्य गिर जाता है तो इसे मूल्यह्रास की स्थिति कहते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, अनुकूलतम प्राशुल्क उच्चतम तब होगा जब वक्र की लोच होगी। पहला, 1 से अधिक, दूसरा, अनंत, तीसरा, 1 से कम और चौथा, 1। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1। इष्टतम प्राशुल्क की दर को मापने का फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो TF बराबर 1 - ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अनुसार यदि E बराबर 1 है तो इष्टतम प्राशुल्क दर अनंत होगी। यदि E बराबर अनंत है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय रुपया है। पहला,
चालू खाते के सभी तथा पूंजीगत खाते के लिए कुछ व्यवहारों के लिए परिवर्तनशील। दूसरा, व्यापार खाते में परिवर्तनशील। चौथा, चालू खाते में परिवर्तनशील। और पांचवा, सभी चालू और पूंजी खातों के लिए परिवर्तनशील। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालू खाते के सभी तथा पूंजीगत खाते के लिए कुछ व्यवहारों के लिए परिवर्तनशील। अगर हम प्रश्न नंबर 45 है, भारत में चालू खाते में रुपयों को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया। पहला 1993 में, दूसरा 1994 में, तीसरा 1995 में और चौथा 1996 में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1994 में। वर्ष 1994 में भारत में चालू खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही उपयोगी वीडियो आपको भी आगे मिल सकें। हैव अ नाइस डे।